गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज दिनांक 10 मई 2021, क्लास 12th, विषय जीव विज्ञान। आज हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि शुक्राणु जनन की क्रिया के बारे में पढ़ेंगे। पहले मैं इसका मूलभूत आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि ये स्पर्म हो या ओवम हो, दोनों के बनने की क्रिया यानी कि कंप्लीट ये दोनों गैमेट्स हैं, उन दोनों गैमेट्स के बनने की यानी गैमेट्स के बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? गैमेटोजेनेसिस कहलाती है। गैमेट्स के बनने की क्रिया गैमेटोजेनेसिस कहलाती है। अगर आप इसको इस प्रकार देखें तो कि गैमेटोजेनेसिस में तोड़ें आप तो गैमेट जेनेसिस मतलब होता है निर्माण होना, तो गैमेट्स का निर्माण होना। गैमेट्स अब मैंने आपको बताया दो प्रकार से हैं। कौन कौन से हैं? एक शुक्राणु है, दूसरा अंडाणु। शुक्राणु को इंग्लिश में बोलते हैं स्पर्म, तो स्पर्म के बनने की क्रिया स्पर्मेटोजेनेसिस कराएगी। और जो अंडाणु है उसको हम इंग्लिश में ओवम बोलते हैं, तो ओवम जो है उसके बनने की क्रिया क्या कहलाएगी? oogenesis कहलाएगी। अब आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्पर्मेटोजेनेसिस। तो देखिए, स्पर्मेटोजेनेसिस शुक्राणुओं के बनने की क्रिया है, यानी कि नर के वृषण की यानी टेस्टिस की जनन एपिथेलियम कोशिकाओं से। जो एपिथेलियल कोशिकाएं हैं, सेल्स हैं, से शुक्राणुओं का निर्माण की क्रिया को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। इस क्रिया में दो भाग हैं, दो मुख्य भाग हैं। देखिए, नंबर 1 है कि जनन एपिथेलियम यानी एपिथेलियम जो जर्मिनल एपिथेलियम सेल्स में विभाजन के फलस्वरूप स्पर्मेटिड का निर्माण होना। और फिर स्पर्मेटिड नंबर 2 है, फिर स्पर्मेटिड यानी का स्पर्म्स में कायांतरण यानी कि चेंजेस। मतलब आप कहें ये वन डायरेक्ट प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता है, इसमें 2 स्टेप में प्रोसेस कंप्लीट होता है। नंबर 1 तो है जर्मिनल एपिथेलियम, ठीक है, उससे क्या बनेंगे? स्पर्मेटिड्स बनेंगे। और दूसरा है स्पर्मेटिड से फिर मैचुरेशन के बाद यानी कायांतरण के बाद फिर क्या बनेगा? स्पर्म बनेगा। तो अब हमारा जो पहला पॉइंट है वो है स्पर्मेटिड्स का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स। इसमें देखिए, हम अगर बहुत आपको बड़े इसमें दिखाएं तो जनन काल यानी कि जब जो रिप्रोडक्शन पीरियड है, जनन काल प्रारंभ होने से कुछ समय पूर्व ही स्पर्मेटिड्स के निर्माण की क्रिया प्रारंभ होती है। पूर्ण क्रिया को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले भाग जो है वो है मल्टीप्लिकेशन, मतलब गुणन क्रिया, मतलब वो मल्टीप्लाई करेगा, सेल्स मल्टीप्लाई करेंगी। जनन एपिथेलियम्स की जिन कोशिकाओं से शुक्राणु बनते हैं वे प्राथमिक जनन कोशिकाएं यानी कि प्राइमरी जर्म सेल कहते हैं, या उन्हें प्राइमोर्डियल जर्म सेल भी कहते हैं। इनका आकार एवं केंद्रक जनन एपिथेलियम की अन्य कोशिकाओं की अपेक्षा बड़ा होता है। ये कोशिकाएं समसूत्री विभाजन, और समसूत्री विभाजन मैंने आपको बताया कैसा होता है, एक कोशिका से 2 कोशिकाएं बनेंगी और गुणसूत्र कैसे रहेंगे? समान रहेंगे। समसूत्री कोशिका विभाजन द्वारा बार बार विभाजित होती हैं। इस प्रकार बनी कोशिकाओं को स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। ये कोशिकाएं द्विगुणित होती हैं। कैसी होती हैं? द्विगुणित होती हैं, डिप्लॉयड होती हैं। दूसरा है पॉइंट ग्रोथ फेज। ग्रोथ फेज में विभाजन के पश्चात यानी कि जब ये जर्म सेल्स से डिवाइड हो रहे थे, इसमें माइटोसिस हो रही थी, तो अब क्या होगा? इसमें ग्रोथ होगी। तो विभाजन के पश्चात स्पर्मेटोगोनिया पोषक पदार्थ एकत्रित करके आकार में काफ़ी बढ़ जाते हैं, यानी कि आकार में वृद्धि करते हैं। अब ये शुक्राणु कोशिकाएं
या प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट्स, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स कहलाते हैं। इनका केंद्रक भी अपेक्षाकृत काफ़ी बड़ा होता है। और तीसरा देखिए अब कालखंड क्या है, मैचुरेशन फेज। पहला हमारा क्या था, पहला था हमारा मल्टीप्लिकेशन फेज यानी कि गुणनावस्था, दूसरी थी ग्रोथ फेज, अब तीसरा हमारा आता है मैचुरेशन फेज। चित्र में आप यहाँ देखेंगे तो स्पर्मेटोगोनियम, ठीक है। अब यहाँ पे हम केवल स्पर्म वाला पढ़ते हैं तो हम केवल वन पोर्शन पढ़ेंगे, ए वाला पोर्शन पढ़ेंगे, और दोनों में सेम होता है प्रोसेस, लगभग सेम प्रोसेस होता है। देखिए किस प्रकार से, तो स्पर्मेटोगोनियम 2 एन सेल थी, मल्टीप्लिकेशन हुआ, ठीक है, फर्स्ट फेज। उसके बाद इसमें एक सेल से दो सेल, पहले एक सेल से दो सेल बन गई, दो से फिर क्या हुई, 4 सेल बन गई। ग्रोथ फेज में ग्रोथ हो गई, फिर माइटोटिक डिवीज़न हुआ, म्यूटिक डिवीज़न हुआ, और प्राइमरी जो स्पर्मेटोसाइट्स हैं, डिप्लॉइड हैं, उनसे क्या बने, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बने, वो हैप्लॉइड हो गए, और हैप्लॉइड से क्या हुआ, फिर इसमें माइटोटिक डिवीज़न होगा, ठीक है, और फिर क्या बनेंगे, फिर हमारे स्पर्मेटिड्स बनेंगे, और स्पर्मेटिड्स से स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि जो मैचुरेशन, जो हमारा कायांतरण का जो पीरियड है वो होकर फिर स्पर्मेटोजोआ बनेगा, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे मैचुरेशन फेज, प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट्स जो साइट कोशिकाएँ हैं में दो विभाजन होते हैं। नंबर 1 है फर्स्ट मैचुरेशन पीरियड, और दूसरा है सेकंड मैचुरेशन पीरियड। तो जो फर्स्ट मैचुरेशन पीरियड है, मैचुरेशन मतलब होता है परिपक्व, मतलब जब वो मैच्योर होने वाले होंगे, परिपक्व होने वाले होंगे, बनने वाले होंगे। प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट्स सेल्स यानी कि देखिए यहाँ पे ऊपर दे रखा था प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, ठीक है। कोशिका में होने वाला प्रथम विभाजन कैसा होता है, मियोटिक होता है। मियोटिक मतलब अर्धसूत्रीय होता है। इसको प्रथम परिपक्वन यानी कि फर्स्ट मैचुरेशन डिवीज़न कहते हैं। इसके फलस्वरूप बनी दोनों कोशिकाओं को सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स कहते हैं। देखिए सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स होते हैं, ये बन गई, ठीक है, और कहते हैं अब हमारा सेकेंडरी मैचुरेशन डिवीज़न है वो होगा। कुछ समय पश्चात प्रत्येक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स शुक्राणु कोशिका में यानी स्पर्मेटोसाइट्स कोशिका में सेकेंडरी यानी सेकेंड मैचुरेशन डिवीज़न होता है। इस प्रकार दो परिपक्व यानी मैचुरेटेड विभाजनों के फलस्वरूप क्या बनते हैं, प्रत्येक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्मेटिड्स बनते हैं, यानी 4 कोशिकाएं बनती हैं। ये स्पर्मेटिड्स कहलाती हैं, ठीक है। प्रत्येक स्पर्मेटिड्स में गुणसूत्रों का केवल एक ही सेट होता है, केवल एक ही सेट होता है, सिंगल सेट होता है, ठीक है, यानी अब ये हैप्लॉइड हो गए। स्पर्मेटोसाइट्स यानी स्पर्मेटिड्स के कायांतरण से शुक्राणु बनता है। अभी ये जितने भी स्पर्म्स बने हुए हैं, स्पर्मेटोसाइट्स बने हुए हैं, सब कैसे हैं, सब हैप्लॉइड हैं, सभी के सभी हैप्लॉइड हैं। अब क्या है, बी हमारा पोर्शन है कि शुक्राणु जनन यानी शुक्राणु का निर्माण। इस क्रिया के अंतर्गत अचल यानी कि नॉन मोटाइल और गोल स्पर्मेटिड्स एक चल धागेनुमा यानी स्पर्म में परिवर्तित हो जाता है। इसका कोशिका द्रव्य विलुप्त हो जाता है। सेंट्रियोल से यानी फ्लैजेलम का विकास होता है। मैंने आपको बताया था एक बार जब मैंने आपको लास्ट टाइम इसका स्पर्म का जब मैंने स्ट्रक्चर पढ़ाया था, उसमें सेंट्रियोल दिखाया गया था। तो जो सेंट्रियोल था उससे क्या बनता है, उससे फ्लैजेलम बनता है। पीछे की पूंछ देख रहे हैं आप इसकी। माइटोकॉन्ड्रिया इसके अक्षीय तंतुओं के चारों ओर एक सर्पिलाकार आवरण बनाते हैं तथा गोल्जी काय जो होता है इसमें, इस सेल्स में, वो एक्रोसोम के रूप में परिवर्तित हो जाता है। केंद्रक गोल के बजाय कुछ लंबा व अंडाकार हो जाता है। प्रत्येक शुक्राणु के विकास में 2 से 2.5 माह का समय लगता है। कितना? 2 से 2.5 माह का समय लगता है।
शुक्राणु जनन का हार्मोनल नियंत्रण। देखिए, शुक्राणु जनन यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस जो है उसमें हार्मोन्स का कितना कंट्रोल है ये देखते हैं अभी। शुक्राणु जनन यानी स्पर्मेटोजेनेसिस प्रक्रिया किशोरावस्था से यौवनावस्था किशोरावस्था में यौवना आरंभ से शुरू होती है। हाइपोथैलेमस द्वारा स्रावित गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन यानी कि GnRH की मात्रा में वृद्धि होने के कारण जो अग्र पिट्यूटरी ग्रंथि से 2 गोनेडोट्रोपिक हार्मोन का स्राव बढ़ जाता है। नंबर 1 है LH यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और दूसरा है FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इन दोनों का स्राव बढ़ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि LH क्या है। तो LH हार्मोन वृषण यानी कि जो टेस्टिस है कि लीडिंग कोशिकाओं को टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के संश्लेषण एवं स्राव के लिए उत्तेजित करता है। टेस्टोस्टेरोन सेमनीफेरस नलिकाओं में शुक्र जनन प्रारंभ करता है यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस प्रारंभ करता है। तो ये LH बहुत इंपॉर्टेंट है। FSH क्या है। ये हार्मोन तो जो टेस्टिस की सर्टोली कोशिकाएं हैं को शुक्राणु जनन की प्रक्रिया में सहायक पदार्थों के स्राव के लिए प्रेरित करता है। सर्टोली कोशिकाओं से स्रावित एक विशेष प्रोटीन एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन सेमनीफेरस नलिकाओं में टेस्टोस्टेरोन की मात्रा को बढ़ाता है। दूसरा इनहिबिन जो हार्मोन है वो अग्र पिट्यूटरी ग्रंथि से FSH हार्मोन को तथा हाइपोथैलेमस से GnRH के स्राव को कम करता है। इनहिबिन जो है उसको कंट्रोल करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज बच्चों हमने जाना कि किस प्रकार से जो स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस है कंप्लीट होता है। डायग्रामेटिक भी हम लोगों ने समझ लिया। एक बार पुनः हम इसको डायग्राम के रूप में समझ लेते हैं। देखिए, सबसे ऊपर क्या है स्पर्मेटोगोनियम। मैंने आपको बताया था क्या हुआ था। यहाँ पे जो कोशिकाएं हैं कि जो प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स हैं, जर्म सेल्स से प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स बनी और प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स में क्या हुआ, सबसूत्री विभाजन हुआ और उनसे स्पर्मेटोगोनिया बना। ये जो कोशिकाएं कैसी होती हैं, डिप्लॉयड होती हैं। अभी यहाँ देख लेते हैं। देखिए, स्पर्मेटोगोनिया बनकर तैयार है आपके सामने। अब इसमें कौन सा फेज़ होगा, इसमें मल्टीप्लिकेशन फेज़ होगा यानी गुणन अवस्था आपके सामने दिखाई दे रही है। मतलब इसका ये होता है कि प्रत्येक कोशिका बहुत तेज़ी से क्या करेगी, गुणन करेगी, अपनी जैसी कोशिका बनाएगी। 1 से 2 कोशिकाएँ, 2 से 4, 4 से 8 बनाती रहेगी। तो इस प्रकार से हर एक जो स्पर्मेटोगोनियम है वो क्या करेगी, एक नई सेल बनाएगी। अब हाँ, प्रत्येक सेल से 2 सेल्स बनेंगी। इसको हम मल्टीप्लिकेशन फेज़ कहते हैं। उसके बाद फिर क्या आता है, ग्रोथ फेज़ आता है। आप देखिए नीचे लिखा हुआ ग्रोथ फेज़। ग्रोथ फेज़ में ये थोड़ा सा इसका जो केंद्रक होगा वो बड़ा हो जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होगा, इसमें एक मियोटिक डिवीज़न होगा। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनेगा और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में मियोटिक डिवीज़न होगा जिससे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनेगा जो कि हैप्लॉइड होगा। और इन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स से क्या बनना है, स्पर्मेटिड्स बनना है। यही पे प्रोसेस है कि जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं उससे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनना है। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स हैप्लॉइड है और इसमें फिर मियोटिक डिवीज़न हो रहा है। यानी प्राइमरी में मियोटिक डिवीज़न हुआ तो उसमें पहले क्या होगा, हैप्लॉइड बनेगा, अर्धसूत्री विभाजन, आधे गुणसूत्र हो जाएंगे। फिर जो डिप्लॉइड सेल थी वो हैप्लॉइड हो गई। अब हैप्लॉइड में फिर क्या होगा, सबसूत्री विभाजन होगा, ठीक है। सबसूत्री विभाजन होगा या आप कह सकते हो अर्धसूत्री विभाजन की द्वितीय स्टेज आएगी, सेकंड फेज आएगी, ठीक है। और उससे क्या होगा, फिर स्पर्मेटिड्स बनेंगे, स्पर्मेटोजोआ बनेंगे। और यही स्पर्मेटिड्स क्या करेंगे, कायांतरण की स्थिति आने पर, यानी कि कुछ चेंजेस होते हैं बॉडी में उनकी। मैंने जैसा कि आपको बताया कि गोल्जी का एक्रोसोम में बदल जाएगा, सेंट्रियोल से उनकी जो टेल है उसका निर्माण हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया भी जो है नेक में आ जाएगा, बीच में आ जाएगा, और केंद्र कैसा हो जाएगा, कुछ लंबा सा हो जाएगा या ओवल शेप हो जाएगा। तो ये इस प्रकार से हमारा जो स्पर्म है वो बन के तैयार हो जाएगा और हमारी स्पर्मेटोजेनेसिस कंप्लीट होती है। अभी किसी को कोई समस्या हो तो आप लोग
व्हाट्सएप ग्रुप की मदद से मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।